और सत्ता सम्मेलन के मंच पर अब बुलाते हैं एक ऐसे मेहमान को जिनके हाथों में दिल्ली की नई राजनीतिक रेखा खींचने की जिम्मेदारी है। वो हरियाणा की बेटी हैं, चरखी दादरी की बहू हैं और अब उन्हें दिल्ली की दीदी भी कहा जा रहा है। वो दिल्ली में हर दिन नई कहानी भी लिख रही हैं, विपक्ष की परेशानी भी बढ़ा रही हैं, जिनके सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है और दिल्ली वालों के दिल जीतने का मौका भी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिनसे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। तो रेखा गुप्ता जी हमारे बीच हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश की सीएम बनी है, इसलिए पूरे देश में एकदम बहुचर्चित है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए भाई, तालियों में कोई कमी ना रहे। रेखा जी बहुत स्वागत है आपका। ज्यादा समय नहीं हुआ अभी सीएम बने, लेकिन लोग आपसे कुछ जानना चाहते हैं, एक सीक्रेट जानना चाहते हैं। और सीक्रेट ये कि आप पहली बार विधायक बनी और विधायक बनते ही आप, मतलब राजनीति में आप हैं, आप छात्र जीवन से हैं, लेकिन पहली बार विधायक बनी और पहली बार ही आप सीएम बन गई। तो ये कौन से व्रत किए थे आपने, किस वजह से, ये कहां से ये फल आया कहां से? बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। ये प्रश्न वैसे, या इसका उत्तर इस तरीके से कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और मोदी जी ने शायद कुछ ऐसा सोचा होगा कि बेहतर से खूब और खूब से और बेहतर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर, और पत्थर से शीशे तो टूटते हैं बहुत, पर वो शीशा तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए। क्या बात है, वाह। तो मुझ जैसे नाचीज को मोदी जी ने ये जिम्मेवारी दी। संगठन यात्रा तो मेरी बहुत लंबी है, लगभग 30 वर्ष की। डूसू दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष से लेकर के 3 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक का चुनाव लड़कर यहाँ तक पहुँचना हुआ, संगठन के अलग अलग पदों पे, दायित्वों पे रहना हुआ, और संगठन की इस जिम्मेवारी के साथ जनता के बीच में उनका प्यार मिला, उनका सहयोग मिला, संगठन के साथियों का भी आशीर्वाद मिला और नेतृत्व का विश्वास मिला। तो उनका विश्वास, जनता का और साथियों का सहयोग और आशीर्वाद, मुझे लगता है कि उसी ने रास्ता बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, रेखा जी को मैंने सीएम बनने से पहले भी ट्रैक किया है, बात की है, और रेखा जी की तमाम खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि कविताएं, शेरो शायरी आपको इस इंटरव्यू में काफी सुनने को मिलेंगी। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना रेखा जी? जैसा अभी आपने देखा भी, आप क्या पूछेंगे? अभी आपने ट्रेलर देखा भी नहीं। मैं तो आपसे बस बहुत सिंपल सवाल जो जनता के मन में है और जो आप ने अनुभव किए होंगे। जैसे अब मेरा अगला सवाल यही है कि क्या आपने सोचा था जब आप चुनाव में जा रही थी, आपने सोचा था कि आपके पास फोन आ जाएगा कि अब आपको सीएम पद की शपथ लेनी है? देखो, एक तो ना फोन आया ही नहीं, सीधा ही घोषणा हुई। पर इतना जरूर कहूंगी कि ना सोचा था, ना किसी पद की कामना थी, केवल एक ध्येय के साथ कि जो भी पार्टी ने जब जो दायित्व दिया, उस दायित्व को करते जाओ, उसके प्रति अपना समर्पण, उस पूरी निष्ठा के साथ वो काम करो, उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करो। ये सफर चलता रहा और
मुझे लगता है कि ये शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पे विश्वास किया उसका फिर से धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका मुझे मिल पाया। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आप आगे चलकर और बहुत अच्छे काम करेंगे और शीर्ष नेतृत्व आपसे बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन रेखा जी, अब मैं कुछ और मुद्दों पर आता हूँ। कुछ विवाद भी जुड़ गए, जैसे आप सदन में भाषण दे रही थी तो आपके मुंह से निकल गया या आपने कुछ कहा पुलिस वालों के लिए एक आपत्तिजनक शब्द, तो वो मतलब उसको लेकर विपक्ष ने आप पे हमले पर देखो, नई मुख्यमंत्री बनी हो भाई। अब जो साधारण मानव की, साधारण दिल्ली वालों की भाषा होती है और खासकर पंजाब पुलिस के प्रति, तो हो सकता है मुझसे वो शब्द निकला हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, परंतु ऐसी किसी मंशा से नहीं। अभी धीरे धीरे ध्यान आ जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि अरविंद जी पर भी इसी शब्द पर, उन्होंने जो ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था तो उन पर मुकदमा हो गया था और उनको माफी मांगनी पड़ी थी। मैंने बताया ना कि बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सारी चीजें अभी समझनी होगी, सीखनी होगी और सिखाने वाली भी यही पृष्ठभूमि रहेगी। चलिए, एक और बयान है। आप अभी एक इफ्तार पार्टी में गई थी, वहां आपने एक बयान दे दिया कि रमजान में राम, दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। उस पे जो कट्टर समर्थक हैं हिंदुत्व के, उन्होंने आपको आड़े हाथों ले लिया, तो आप उस पे क्या कहना चाहती? देखिए, मैं इतना नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि जनप्रतिनिधि के नाते, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा दायित्व दिल्ली की पूरी जनता के लिए बनता है और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि हम सबको साथ लेके चले। वो तो मतलब इस बयान का मतलब था कि सब देखिए, बयानों के मतलब ना निकालिए। ज्यादा मतलब निकालने से प्याज के छिलके जैसे होता है, परंतु एक अच्छी भावना के साथ में हम सबको इस समाज में रहना है और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के लिए आदर का भाव रखें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं रेखा जी, देखिए आप अच्छी बात करी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान का तो मतलब होता है। और मैंने ये बयान इसलिए पूछा, जब आपने कहा कि दिल्ली चली सौहार्द की गली, तो आप ही के विधायक दुकानों पर जाकर चेक करते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, बताओ क्या नाम से बोर्ड लगा रखा है, ये बताओ। उनको क्यों नहीं समझाते फिर आप? हर व्यक्ति की सोच और कार्य करने का अपना अपना तरीका होता है। मुझे जो बेहतर लगता है मैं उस दिशा में काम करती हूँ और अपनी जिम्मेवारी को समझती हूँ और इस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए दिल्ली की जनता के साथ खड़ी होके हर वर्ग के लिए किसी के साथ अन्याय ना हो और सबके लिए काम हो, मेरी ऐसी चिंता है। नहीं तो इसका मतलब रेखा जी ये कह रही हैं कि दिल्ली के संसाधनों पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, सबका बराबरी का हक है। जिस संसाधन को जिस व्यक्ति के लिए क्रिएट किया गया, अगर दिल्ली की जनता के लिए किया गया तो दिल्ली की जनता के लिए किया गया है, तो इसके लिए बार बार प्रश्न क्यों करना है? मुझे लगता है कि मेरी इतने कहने से आपको ध्यान में आना चाहिए कि दिल्ली की जनता का जो अधिकार है वो दिल्ली के हर शख्स को मिलेगा और उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि बार बार प्रश्न ना हो, लेकिन मजबूरन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग समझ लें जो गली गली जाकर वहां पर आपके नैरेटिव के खिलाफ काम कर, मतलब आपके संदेश के खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरा नैरेटिव कुछ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरा ज्ञान है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम जो सोचते हैं, जिस जिम्मेदारी पे मैं बैठी हूं, मुझे दिल्ली के हर उस व्यक्ति जो दिल्ली का निवासी है, आज दिल्ली में हर प्रांत और राज्य के लोग यहाँ पर हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी रह रहा है और कन्याकुमारी से आया हुआ व्यक्ति भी रह रहा है। हर राज्य के लोग हैं, हर धर्म, हर पंथ के लोग हैं। आज सबकी यही अपेक्षा है कि सरकार उनके लिए कार्य करे और जो जिसका अधिकार है उसको मिले, असमानता कहीं ना हो। और आप बहुत सारे निर्णय आगे आने वाले भविष्य में ये भी कह सकते हैं, रेखा जी आपने ऐसा क्यों किया, पर जिस पे जिसका अधिकार है वो उसे मिले, समानता से मिले। कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए इस पर। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। लेकिन रेखा जी देखिए, जब
हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, तो दिल्ली की राजनीति में देश की राजनीति भी आती है। अब देखिए बगल में संभल में वहां पर गुजिया वर्सेस सेवई होने लग गया, ये कहा जाने लग गया कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा कोई गड़बड़ी हुई तो। यहां तक की बात ये तक हो गई कि अब आप यहां पर ऐसे नमाज छत पर नहीं पढ़ पाएंगे। औरंगजेब की बात आ गई, राणा सांगा पे बात आ गई। तो नैरेटिव तो देखिए क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली में के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, दिल्ली के डेवलपमेंट की, दिल्ली के विकास की। और टीआरपी की चिंता ना करिए, टीवी 9 की टीआरपी बहुत है, तो इसलिए बेहतर होगा कि दिल्ली के विकास पे आप मुझसे चर्चा करें। चलिए दिल्ली के विकास पे बात कर लेते हैं। मैम अभी आप जब बजट का भाषण पढ़ रही थी तो आपने उसमें भी शेरो शायरी की थी और आपने कहा था कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। फिर आपने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आप खुद के लिए बोल रही थी या अरविंद केजरीवाल को ढांढस बंधा रही थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से कोई हमारी निजी लड़ाई नहीं है, परंतु हां, जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उन्हें दी और 10 साल में जहां जहां उनकी कमी रही, उन्होंने दिल्ली के अहित में किसी स्टेप को लिया, उसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। वो आप पे कुछ और जवाब मांग रहे हैं आपसे। वो आपसे मांग रहे हैं कि 2,500 रुपए कब आएंगे महिलाओं के खाते में। रोज वो विधानसभा में सदन से लेकर सड़क तक पोस्टर लहरा रहे हैं उस पे। भगवंत मान अभी यहां पर थे, उन्होंने बोला अभी उनके पास कोई और काम नहीं है तो वो हमारे संकल्प पत्र को लगातार पढ़ते हैं, उसको बाँचते हैं और फिर उस पे आकर के अब सोशल मीडिया और टीवी पे कुछ तो दिखना चाहिए। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में पिछले 10 सालों में जितने वायदे उन्होंने किया, क्या उनमें से कुछ पूरे हो पाए? उन्होंने कहा वाईफाई आ जाएगा। आज भी दिल्ली की जनता उचक उचक के देख रही है, भैया वाईफाई कब आएगा। उन्होंने 2018 से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे, क्या वो मिल गए? लोगों को घर मिले, मकान मिले। उन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, क्या हो पाई? उन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, हो गए सब। आज एक कहावत है ना, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले। मतलब आपने कुछ किया हो तो दूसरे से पूछने के लायक आप हैं। आज आपने कुछ किया नहीं, आपने पंजाब में 3 साल से दिया नहीं पैसा, 1,000 रुपए बहनों को देने के लिए बोला था। आपने दिल्ली में लोकसभा के चुनाव से पहले कहा कि हम देंगे दिल्ली की बहनों को 1,000 रुपए, बजट में प्रोविजन क्रिएट किया 2,000 करोड़ रुपए का, दे दिए क्या? नहीं, वो तो कह 5 साल के लिए घोषणा की थी, 5 साल में कर देंगे। आप ऐसा ही मान लीजिए। परंतु ये योजना कोई ऐसी नहीं है कि वन टाइम योजना है, ये योजना परमानेंट टाइप की है। हर महीने एक कैटेगरी जिसको आपने 2,500 रुपए देने हैं तो उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आज सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ है, आज बजट अब पास हुआ है जाकर के। आज चीजें क्रिएट करने के लिए हर चीज के लिए समय होता है। आज उनको भी मालूम है कि हम दिल्ली के खजाने खाली करके गए हैं। मुझे तो कई बार यही लगता है कि वो इसलिए बार बार पूछते हैं कि देखें जरा कहां से देंगे, जब दिल्ली के खजाने में उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। और वो बार बार पूछें इस बात को, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, पहले उनको अपना गिरेबान झांक के देखना नहीं। तो आपने तो अभी 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, तो अभी दिल्ली के खजाने में क्या महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए पैसे नहीं है? 100% मिलेंगे। हमने उसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी क्रिएट किया है, कमेटी का गठन भी किया है। परंतु हम ये सोचते हैं कि जो योजना पे क्रियान्वयन हो उसमें कोई भी लाभार्थी जो उसके लिए एलिजिबल है वो छूटना नहीं चाहिए। नहीं, एक डेट आई थी रेखा जी 8 मार्च की, तो वो तो निकल गई। अब कौन सी डेट है, कब से शुरू हो जाएगा, डेट क्या होगी, वो कब से मिलेगा? देखिए, फिर आप डेटों का खेल कर रहे हैं। आप केजरीवाल के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है मुझे लगता है। आप सीधी बात कीजिए, जब किसी राज्य का बजट पास होगा, किसी राज्य में योजना उसी के बाद लागू होगी ना जी। नई सरकार आई है, नया बजट आया है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसमें काम होगा, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली लिस्ट बनेगी, लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी होने के बाद लोगों को पैसे दिए जाएंगे। नहीं, मैं अब डेट आप तय कर लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ रेखा जी। कोई टाइमलाइन, कोई अनुमान आपके अधिकारियों ने कोई अनुमान दिया हो, कोई कितना टाइम लग जाएगा? जल्द से जल्द। चलिए,
शीश महल क्यों नहीं खोल रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने कहा था शीश महल जनता के लिए खोलेंगे, दिखाएंगे कहां पर लग्जरी बाथरूम है, कहां पर लाखों के पर्दे लगे हैं, कहां पर सोफा लगा है, कहां पर एसी लगा है। शीश महल कब तक खोल रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि जनता का जो हक का पैसा था, जो शीश महल में पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने लगाया, वो एक तरह से भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब बन गया। और वो भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब जो है, उसका जनता के लिए वापस उपयोग कैसे हो सकता है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। क्या मालूम हम उसको जनता के लिए खोलेंगे कि उसका कुछ और उपयोग सोचेंगे। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, जिससे जनता का पैसा वापस जनता की जेब तक पहुंचे, कुछ ऐसा समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि जनता के एक एक पैसे की भरपाई करवाना ये सरकार का ध्येय है। लेकिन जनता के पैसे से बना है तो आप वहां क्यों नहीं रहती फिर? मुझे लगता है कि उस भ्रष्टाचार के प्रतिबिंब में मेरा जाना वहां उचित नहीं है। तो वो कब तक खुल जाएगा फिर जनता को देखने के लिए? मैंने कहा ही नहीं कि खुलेगा या नहीं खुलेगा। आप जबरदस्ती खोलना चाह रहे हैं। नहीं, आपने कहा था चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जनता के लिए खोलेंगे। या जनता तो को जो दिखाएंगे। जवाब मैंने दिया उसको आप ध्यान से सुनते। अभी भी बोला मैंने कि सोचा जाएगा कि इसका क्या बेस्ट उपयोग हो सकता है, जिससे कि जो सरकार का रेवेन्यू इसमें खर्च किया गया है, नियमों को ताक पे रख के उसको वापस जनरेट किया जा सके। ओके, एक और वादा था और वो वादा बहुत सुर्खियों में रहा और चुनाव के आखिरी समय में तो बहुत ज्यादा राजनीति हुई। वो रहा यमुना के गंदे पानी को साफ करने का। कुछ काम शुरू हुआ है, देखा हमने कुछ मशीनें, उसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं आप लोग? अब सही प्रश्न पूछा आपने। आपको पसंद आया ये प्रश्न? डेवलपमेंट की बात कीजिए ना मुझसे, मुझे पसंद आएगी। देखिए, दिल्ली के लिए मां यमुना की सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछली सरकार ने केवल बातें की, केवल कस्में खाई और उस विषय पे किया कुछ नहीं। परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, जैसा कि आपने बताया कि अभी से दिखना शुरू हो गया काम। हमने आते ही उस पे जो मशीनरी लगाई, उसके माध्यम से 1300 मीट्रिक टन कूड़ा यमुना में से निकाल करके बाहर किया गया। और इस बार का जो बजट हमने प्रस्तुत किया, क्योंकि इससे पहले के लोगों ने योजना ही नहीं कुछ उसकी बनाई। आज जितने नाले यमुना जी में गिरते हैं, जब तक आप उसको सफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रिवेंट करके वहां पे उस गंदे पानी को यमुना जी में जाने से रोकेंगे नहीं, तब तक आप यमुना सफाई की बात कैसे कर पाएंगे। तो कितने एसटीपीज होने चाहिए, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपीज होने चाहिए, कितने बड़े नालों की डिसिल्टिंग कैसे होगी, ये सारे के सारे विषय पे पिछली सरकारों ने काम ही नहीं किया। इस बार पहली बार सरकार ने इस विभाग के अंतर्गत, जिसमें जल, सीवर और यमुना की सफाई है, 9,000 करोड़ का फंड रखा है, 9,000 करोड़ का। और उस फंड के माध्यम से हमने 500 करोड़ रुपए उसमें से जो डिसेंट्रलाइज नाले हैं, मतलब उन नालों के ऊपर वहीं एसटीपी बना के उसके पानी को साफ करके वो यमुना जी में साफ पानी जाए, इसकी व्यवस्थाएं करेंगे। जितने हमारे एसटीपीज हैं वो दुरुस्त हो, वो दोबारा से संचालित हो, उसका कामगार हो, इसके लिए हम काम करेंगे। जितने बड़े नाले हैं जो सीधा जाकर के यमुना जी में गिरते हैं और एज इट इज उसमें चले जाते हैं, उन सबकी डिसिल्टिंग पे टाइम बाउंड तरीके से चेक और अकाउंटेबिलिटी का काम चल रहा है। तो ये सारे काम लगातार चल रहे हैं और इनको बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर उसमें अधिकारी उसमें अकाउंटेबल है, संस्थाओं उसमें लगी हुई हैं और दिल्ली सरकार इसको किसी भी तरीके से, मोदी जी का मिशन है, मोदी जी का विजन है यमुना सफाई का। और हमने सरकार के गठन के पहले दिन ही यमुना जी के तट पे खड़े होकर के अपने उस संकल्प को फिर से दोहराया था। यमुना को बिल्कुल समयबद्ध तरीके से इस काम को किया जाएगा और यमुना जी साफ होकर के जब इस बार छठ का कार्यक्रम होगा तो यमुना तट पे हमारे पूर्वांचल के भाई बहन बहुत भव्य तरीके से छठ मनाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेखा जी, दिल्ली में करीब 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है यमुना का। अब दिल्ली से पहले देख लीजिए, दिल्ली के बाद देख लीजिए, उतनी बुरी स्थिति नहीं दिखती। आखिर कारण क्या है? क्या पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया? क्या अब दिल्ली में ज्यादा कारोबार का जो है, फैक्ट्रीज का गंदा पानी 22 नाले, 22 बड़े नाले यमुना जी में
एज इट इज डाल दिए जाते हैं, जिसमें केमिकल भी है, जिसमें गंदगी भी है, जिसमें हर प्रकार का गंध सीधा यमुना जी में जाता है, वर्षों से जा रहा है। इससे पहले की सरकारों ने कभी इस बात का महत्व नहीं समझा कि हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में माँ यमुना का क्या महत्व है। कभी किसी ने उस पर काम ही नहीं किया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस काम पे लगी है, सीरियस मोड पे लगी है, और उसका रिजल्ट निकल के आएगा। बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिजल्ट आए, क्योंकि यमुना का साफ होना हम सब के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आई एम श्योर एक और काम होगा जो आपकी विश लिस्ट में होगा, और वो है वायु प्रदूषण। हर साल जब भी सर्दियां आती हैं, दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाती है, और फिर जब वो आती है फिर उस पर रिपोर्ट होती है, फिर 8-10 दिन हम लोग भी काफी बात करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही गर्मियां आती हैं वो प्रदूषण खत्म होता है, सब बात करना भूल जाते हैं, और फिर अगली साल सर्दी आएगी और दिल्ली वालों की सांसें अटक जाएगी। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी सरकार की? क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई दिल्ली में, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो वो जो पहले कहते थे कि केंद्र हमारा साथ नहीं दे रहा या केंद्र का राज्य से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, अब तो वो बात रही नहीं। तो प्रदूषण को लेकर क्या है अब आपका प्लान? बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रदूषण दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि कभी किसी ने उस पर विचार करके सीरियस मोड पे काम ही नहीं किया। मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा कि क्या पिछली सरकार ने किया और क्या हम कर रहे हैं, दोनों बातें बताती हूँ। पिछली सरकार के बारे में जब मैंने पता किया कि भाई पिछली सरकार ने क्या क्या काम किया प्रदूषण के लिए, बताइए। इतनी चर्चा वो करते थे कि हम तो पता नहीं कितने ही पढ़ी लिखी सरकार के बढ़िया एक्टिव काम करने वाले लोग हैं। 3 काम किए उन्होंने। एक, पराली के ऊपर एक रिसर्च बिठाई, उस रिसर्च पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, रिजल्ट 0। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसका उन्होंने प्रचार और प्रसार किया कि हम पराली पे दवाई बनाएंगे, उसको छिड़काएंगे, पड़ोसी राज्यों को देंगे, पराली खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने किया स्मोक टावर। एक स्मोक टावर लगाया कनॉट प्लेस के एरिया में, वो भी 1 साल चला और उसके बाद बंद हो गया। स्मोक टावर जितने का था उससे ज्यादा उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा था। तीसरा काम कि आप केवल और केवल सरकारों को गाली दीजिए, और एक ऑड इवन शुरू किया उन्होंने कि जी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी, जिसका कि रिजल्ट प्रदूषण पे किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं था। और उसकी एडवर्टीजमेंट में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। खर्चा कुछ नहीं था उस योजना में, परंतु करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए। ये 3 काम पिछली सरकार ने किया। अब पूछिए हम क्या कर रहे हैं। हमने एयर पॉल्यूशन को एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन के बाद, एक बहुत सारी एजेंसीज को बिठा करके हमने मीटिंग करी, इसके कारण, इसके निवारण, उस पर चर्चा करी। तो ये ध्यान में आया कि देखिए, एक तो आपका जो व्हीकल्स का प्रदूषण होता है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा आपका डस्ट पॉल्यूशन, वो दूसरा बड़ा कारण होता है। तो डस्ट पॉल्यूशन में जहां जहां भी सड़कें टूटी है, गड्ढे हैं, मिट्टी पड़ी है, खुला पड़ा है, ब्राउन एरिया है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जिसमें हमने जितनी एजेंसीज, लैंड ओनिंग एजेंसी दिल्ली में है समेत एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, डीएसआईडीसी, हर एजेंसी को बुलाकर उनके पास सड़कों का जितना एरिया है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ब्राउन एरिया खत्म करने के लिए उनको आदेश दिए। दूसरा जो पॉल्यूशन वाला है, हमारा टारगेट है अभी इस साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे दौड़ेगी। जितनी सीएनजी बसेस पुरानी है धीरे धीरे उसको हम खत्म करेंगे, और एंड ऑफ द 2026 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईवी हो जाएगा, जिससे कि ये पूरा पोल्यूशन में कटेल हो पाएगा। तीसरी चीज, जल्दी में तो नहीं है, तीसरी चीज बता दूं ना, फिर आप बार बार पूछेंगे। जी जी। तीसरी चीज, जो स्मोक वैन्स थी जिसमें और स्प्रिंकलर्स थे, वो पहले की समय में केवल 2 महीने चला करते थे कि सर्दियों में ही पोल्यूशन होता है, जैसे कि उस समय चला करते थे। हमने ये आदेश दिए हैं कि ये जो पोल्यूशन है ये साल भर का काम है, ये केवल 2 महीने का काम नहीं है। बिल्कुल सही है। साल भर डस्ट उठती है, साल भर दिक्कतें होती हैं। आज भी अगर आपका एयर पोल्यूशन लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब साल भर जरूरत है। तो हमने वो गाड़ियां 200-250 वार्ड हैं दिल्ली में, हर वार्ड पे 4 स्प्रिंकलर्स, ऐसे 1000 गाड़ियां तुरंत उसका ऑर्डर किया है। वो गाड़ियां शुरू होंगी, हर वार्ड में वो जाएंगी और पूरा साल भर स्प्रिंकलिंग का काम होगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं रेखा जी के लिए।
उम्मीद करते हैं जो आपने बताया है वो काम होगा और दिल्ली वालों को गैस चैम्बर बनने से मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी so मच। much. आपसे बात करके बहुत मैम, अच्छा लगा। 1 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ मंच पर बने रहें और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी दीप उपाध्याय, मिस्टर दीप उपाध्याय को, एडिटर कन्वर्जेंस एंड स्ट्रैटेजी, तो प्लीज वेलकम मैम।